बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें कृषि संबंधी विभिन्न विषय हम आप किसानों के लिए लेकर आते हैं। उन पर होती है विस्तृत चर्चा और साथ ही आपके सवालों के जवाब भी हम देते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं और इसमें हमारी मदद करते हैं विषय विशेषज्ञ। तो आज के कौन से दो विषय हैं जिन पर आज हम न सिर्फ चर्चा करेंगे बल्कि आपके सवालों का जवाब भी रहेगा। तो आइए नजर डालते हैं आज के विषय पर। आज का हमारा पहला विषय है बेलदार सब्जियों की खेती और साथ ही हम बात करेंगे आज हमारे दूसरे विषय यानी हरी खाद के लिए फसलों की बुआई के बारे में। दोनों विषय से जुड़े कोई भी आपके सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपके लिए उपलब्ध रहेगा, उस पर भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। तो आइए सबसे पहले अपना टोल फ्री नंबर बता दें जो कि अगले 1 घंटे तक आपके लिए उपलब्ध है। 1800-113060। दूसरा नंबर नोट कर लें 1800-113061। टोल फ्री है यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो बिल्कुल आप कॉल करें और जो भी आज के विषय से जुड़े हुए आपके सवाल है, कोई जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो अगले 1 घंटे के लिए ये मंच आपके लिए है। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर कॉल नहीं लग रहा तो ये व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लें 8800520717 यानी 8800520717। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यानी अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो व्हाट्सएप में जाकर आप वॉइस नोट भी भेज सकते हैं अगर आपको लिखने में किसी तरह की असुविधा है, या फिर अपना टेक्स्ट मैसेज भी हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे ईमेल आईडी पर भी अपना मेल भेज सकते हैं hellokisan2015@gmail.com। ये हमारा ईमेल आईडी है। यहाँ ये भी जानकारी आपको दे दें कि चाहे आप कॉल करें या व्हाट्सएप करें या फिर ईमेल करें, जो भी सवाल आएंगे उन्हें लाइव तुरंत ही कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। यानी यहाँ से आपको तुरंत ही आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। और इसके अलावा कुछ बुनियादी बातों का हमारे दर्शक अवश्य ध्यान रखें। जब हमें आप कॉल करें तो कोशिश करें कि नेटवर्क क्षेत्र में ही रहे। ऐसी जगह से कॉल करें जहां पर बहुत ज़्यादा शोर ना हो ताकि आपके सवाल को समझने में असुविधा ना हो। अपनी बात को कम शब्दों में कहने का प्रयास करें, अपना नाम ज़रूर बताएं और अपने ज़िले का नाम भी मेंशन करें। इसी तरह टेक्स्ट मैसेज में यानी अगर आप व्हाट्सएप कर रहे हैं तो उसमें भी आप अपने सवालों को स्पष्ट लिखने का प्रयास करें। अपने नाम के साथ अपने ज़िले यानी अपने राज्य का नाम, अपने ज़िले का नाम ज़रूर मेंशन करें। ईमेल में भी इन बातों का ध्यान रखें। और चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज के दो विशेषज्ञ जो कि अगले 1 घंटे तक हमारे साथ उपस्थित रहेंगे दोनों विषय पर बातचीत के लिए। पहला, जैसा कि हमने आपको बताया, हरी खाद जो हमारी फसलें हैं, जो खासतौर पर हरी खाद की फसलें हैं, उनकी बुआई किस प्रकार से करें। और दूसरा विषय है बेलदार सब्जियों की खेती। हमारे साथ डॉक्टर दिनेश कुमार जी है, प्रधान वैज्ञानिक कृषि विज्ञान संभाग IRI पूसा नई दिल्ली से। सर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में आप मौजूद रहेंगे। और दूसरे मेहमान डॉक्टर तुषार कांति बेहरा जी हमारे साथ हैं जो कि वाराणसी से जुड़ रहे हैं, निदेशक भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी उत्तर प्रदेश से। सर आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है और आपसे हम बेलदार सब्जियों की खेती के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। और आज के जो दोनों विषय हैं इन पर हम बारी बारी से चर्चा करते हैं। पहले बात करते हैं हरी खाद से जुड़ी हुई जो फसलें हैं उनके किस तरीके से हमारे किसान बुआई कर सकते हैं। तो डॉक्टर दिनेश, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हरी खाद दरअसल होती क्या है और किस प्रकार से इन्हें लगाया जाता है और कैसे ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे देश में, ख़ास तौर पर जब हम अच्छी फसल उत्पादन की बात करते हैं, मिट्टी में जीवांश और पोषक तत्वों की पूर्ति की बात करते हैं, तो उनमें हरी खाद की विशेषता क्या है? निश्चित तौर पे हम लगातार खेती करते जा रहे हैं। एक ही खेत से 2 फसल 3 फसल लगातार हम लेते हैं, जिससे हमारी मिट्टी की जो पोषक धारण क्षमता है, पोषक तत्व है, उनकी कमी हो जाती है। और इस कमी को पूरा करने के लिए अनेक साधन है, संसाधन है, जिनसे पोषक तत्वों की आपूर्ति की जाती है। लेकिन सबसे सस्ता, टिकाऊ और अच्छा तरीका है कि हरी खाद की मदद से हम मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाएं, उसके गुणों को बढ़ाएं
और इसके लिए हम हरी खाद का प्रयोग करते हैं। साल भर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, खरीफ के मौसम में कर सकते हैं, रबी में कर सकते हैं और गर्मियों में कर सकते हैं। गर्मियों में खास करके इस समय पे आप हरी खाद का प्रयोग कर सकते हैं, उसको उगा सकते हैं। और जैसे आपके खेत खाली हुए हैं इस समय, आपने गेहूं की कटाई की, रबी फसलों की सभी की कटाई की होगी, सरसों की कटाई, आलू की खुदाई या और भी कोई फसल हो, इसके बाद आप हरी खाद खेत में ही उगाकर वहीं पे पलट दें तो और मिला दें मिट्टी में, तो इसको हम खेत में हरी खाद देना कहते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ झाड़ियां हैं, कुछ हरे पत्ते वाले पेड़ हैं जिनको आप टहनियों को काट सकते हैं, उन टहनियों को और हरा जो बायोमास है उसको अपने खेत में मिट्टी में मिलाकर भी आप हरी खाद तैयार कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो कैसे आप हरी खाद तैयार कर सकते हैं और क्यों ये बहुत महत्वपूर्ण है, आइए एक रिपोर्ट देखते हैं जिसमें आपको इन सवालों के भी जवाब मिलते रहेंगे। हरी खाद उस सहायक फसल को कहा जाता है जिसकी खेती मिट्टी में पोषक तत्वों को बढ़ाने और उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के लिए की जाती है। इसे कम लागत में जमीन को उपजाऊ बनाने वाली प्राकृतिक खाद भी कहा जा सकता है। बता दें कि हरी खाद में ढेंचा, सनई, लोबिया, ग्वार, मूंग और उड़द आते हैं। जिन किसानों के पास पानी की उपलब्धता है वे अप्रैल से लेकर मई के बीच हरी खाद वाली फसलों को बो सकते हैं। जिन किसानों के पास गर्मी में पानी की उपलब्धता नहीं है वे मई के बाद होने वाली बारिश का फायदा उठाकर हरी खाद की बुआई कर सकते हैं। जिन इलाकों में बरसात ज्यादा होती है उन इलाकों में सनई की बुआई की जाती है। ढैंचा को कम बारिश वाले इलाकों में उगाया जा सकता है। ग्वार को कम बरसात वाले क्षेत्र और रेतीली मिट्टी वाले इलाकों में उगा सकते हैं। जल निकासी वाली जमीन में लोबिया, मूंग और उड़द को हरी खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ढैंचा हरी खाद के लिए 25 किलो प्रति एकड़ बीज की जरूरत होती है और सनई के लिए 32 से 36 किलो प्रति एकड़ बीज की जरूरत होती है। वहीं मिश्रित फसल में 12 से 16 किलो बीज प्रति एकड़ लगते हैं। हरी खाद को बोने के बाद लगभग 40 से 45 दिनों के अंतराल पर फूल आने लगते हैं। फूल आने से पहले किसान ढैंचा आदि की खड़ी फसल को हल, डिस्क हैरो या रोटावेटर से मिट्टी में पलट दें। ऐसे में इस बात का ध्यान रखें कि खेत में पर्याप्त नमी हो जिससे हरी खाद जल्दी ही सड़कर डिकम्पोज हो जाए और मिट्टी में मिल जाए। प्राकृतिक पद्धति से खेती कर रहे किसान हरी खाद को खेत में पलटते समय जीवामृत, गोमूत्र, वेस्ट डिकम्पोजर, वर्मी वॉश या सरसों की खल भी डाल सकते हैं। इससे फसल जल्दी ही डिकम्पोज हो जाती है। तो देखिए आपने रिपोर्ट जिसमें हमने आपको बताया कि हरी खाद कितनी लाभकारी है और जैविक तत्वों की पूर्ति के लिए या फिर कहे इसमें बढ़ोतरी के लिए भी बहुत कारगर है, बहुत फ़ायदेमंद है। आगे और विस्तार से इससे जुड़े हुए प्रश्न हम जानेंगे, उनके जवाब जानेंगे। हमारे साथ डॉक्टर दिनेश बने हुए हैं। आइए बात करते हैं हमारे दूसरे मेहमान डॉक्टर तुषार जी, जो कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर। सर, जैसा कि आज का हमारा दूसरा विषय है बेलदार सब्जियों की खेती, ये हमारे किसानों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और साथ ही ये फसलें लोकप्रिय भी रहती हैं क्योंकि पोषक तत्वों से भरपूर रहती हैं ये, तो कितना महत्वपूर्ण है किसानों की आय के लिए क्योंकि इनकी मांग भी रहती है। हाँ जी, हम अभी बेल वाली सब्जी का जब बात करेंगे, आप जानते हैं कि बेल वाली सब्जी में हम खीरे, कद्दू, लौकी, करेला, तोरी, खरबूजा, तरबूजा ये सब को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेल वाली सब्जी है जो कि गर्मियों में उगाया जाता है और ये महीना जो है सबसे बेस्ट महीना है। और उसके पहले भी कुछ किसान भैया जो कि जो पहले से ही उसको फरवरी महीने में लगा चुके होंगे, तो उसके भी कैसे रोकथाम किया जा सकता है। जो गेहूं के बाद अभी भी कुछ किसान भाई जो गेहूं के बाद लगाना चाहते हैं कि अमल के बाद, वो अभी भी उसको लगा सकते हैं। तो ये गर्मी का फसल है, उसमें से आप जानते हैं कि गर्मी में जो फसल होता है उसमें ज़्यादातर
मॉइस्चर लेवल बहुत ज़्यादा होता है, उसमें से उसको आप खाने के बाद आप अपने जो आपकी थर्स्टी है व तृष्णा है उसको भी आप मिटा सकते हैं। और उसके साथ साथ उसमें बहुत सारे मिनरल्स है, जो विटामिन्स है, जिसके कि आप सेवन खाने के बाद आपकी जो स्वास्थ्य के लिए सबसे बेस्ट हो सकता है। तो इसके साथ साथ आप जानते होंगे कि बेल वाली सब्जी जो कि आप किचन गार्डन में उगा सकते हैं, घर में जो आपका फेंस है जहाँ पे आपने उसमें भी उगा सकते हैं। और उसके जो हमने किसान भाई अपने जो मैंड के साथ साथ भी उसका जहाँ पे फेंस लगा हुआ उसमें से आप उसको उगा सकते हैं, जो कि आप उसको एक्स्ट्रा आमदनी हो सकता है। अभी बहुत सारे जो बेल वाली सब्जी है जिसमें से कुछ बेल वाली जो है बड़े बेल बनती है और किसमें से छोटा बेल बनता है, जैसे कि आपका जानते होंगे आप करेला है, खीरा है, इसमें बेल बहुत छोटा होता है, तो उसके भी आप इस्तेमाल जो कि आपका यील्ड के और आपके इनकम के लिए सबसे बेस्ट हो सकता है। दूसरी चीज बात है कि बेल वाली सब्जी जो है आप जैसे आपका खीरा है उसको भी आप प्रोटेक्टेड कल्टीवेशंस में आप यूज कर सकते हैं, संरक्षित खेती, जिसमें से आपका कम से कम आय जो है जो आपका प्रोडक्शन से उसमें भी 5 से 10 गुना बढ़ सकता है। और इसी हिसाब से भी बहुत सारे किसान भाई उसको भी इस्तेमाल करते हैं आजकल जो बेल वाली सब्जी को उगाने के लिए। बिल्कुल, तो बहुत सारी बातें आपने बताई सर बेल वाली सब्जियों से जुड़ी हुई। आपने ये भी बताया कि कौन कौन सी सब्जियां इस श्रेणी में आती हैं और कैसे ये हमारे लिए लाभकारी हैं। आइए देखते हैं बेल वाली सब्जी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। बेलदार सब्जियों में लौकी, तोरई, करेला, टिंडा, कद्दू, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा और पेठा शामिल हैं। बेलदार सब्जियों की बुवाई के लिए अच्छी तरह से पलेवा कर खेत की तैयारी करनी चाहिए। बुआई के लिए जरूरी सस्य क्रियाओं को अपनाना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित जरूर करें। लौकी की किस्म पूसा संतुष्टि 55 से 60 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इससे लगभग 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर पैदावार मिल जाती है। पूसा संकर 3 किस्म की औसतन 42 टन प्रति हेक्टेयर तक पैदावार होती है और इसकी पहली कटाई 55 से 60 दिनों में होती है। बेलदार सब्जियों में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करते रहें। फसल कमजोर होने की स्थिति में जरूरत के हिसाब से यूरिया की टॉप डेंसिंग कर दें। ध्यान रखें कि यूरिया उर्वरक पत्तियों पर नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो पत्तियां जल जाएंगी। बेलदार सब्जियों में लाल भृंग कीट के हमले की आशंका रहती है। इस कीट का प्रकोप होने पर कार्बोरिल 5% या मेलाथियान 5% के 25 किलोग्राम चूर्ण को राख में मिलाकर सुबह पौधों पर छिड़काव करें या सेविन नामक रसायन के 0.2% घोल का छिड़काव करें। अगर करेले की बात करें तो करेले की उन्नत किस्मों में पूसा संकर 1, पूसा संकर 2 और पूसा विशेष प्रमुख हैं। इनकी बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज काफी रहते हैं। बेलदार सब्जी में समेकित पोषक तत्व प्रबंधन करने चाहिए। इसके लिए 200 से 250 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद या कंपोस्ट को प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की आखिरी जुताई के समय अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। तो भी आपने बेलदार सब्जियों पर रिपोर्ट देखी और आज के दोनों ही विषय आप विस्तार से समझ चुके हैं। अगर कोई भी आपके सवाल हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। हमें अपने सवाल आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। और अब डॉक्टर दिनेश, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो बेलदार सब्जियों की तो हम बात करेंगे, लेकिन जो हम हरी खाद की फसलों की बात कर रहे हैं, इन्हें किस किस प्रकार से लगाया जाता है? जी बिल्कुल, इनको लगाने का तरीका यही है कि एक तो पलेवा बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस समय पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और मिट्टी में नमी ना के बराबर होती है। तो जहाँ सिंचाई के साधन हो, जहाँ पलेवा किया जा सकता हो, आप पलेवा करें। पलेवा करने के बाद उसमें एक जुताई करें, गहरी जुताई करें। इसके बाद आप उसमें 2 तरीके से इन फसलों का बीज बो सकते हैं। एक तो आप ब्रॉडकास्ट कर दें, छिड़क दें बीज को,
और दूसरा तरीका है पंक्तियों में या लाइनों में बोएं। तो बेहतर ये होता है कि आप इन फसलों को, जो कि मुख्य तौर पर दलहनी फसलें होती हैं हरी खाद की, इनको आप पंक्तियों में बोएं। पंक्तियों में बोने से आसानी ये रहती है कि बीज सही गहराई पर पड़ता है, सही दूरी पर पड़ता है और पूरे खेत में समान रूप से बीज आपका पड़ जाता है। तो करीब 30 सेंटीमीटर दूरी पे आप ढैंचा है, सनई है, मूंग है, उड़द है, इन फसलों को आप बो सकते हैं। तो कुल मिला के 2 ही तरीके हैं, या तो छिटकवा विधि है या आप इसको पंक्तियों में बुआई कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। और आइए बात करते हैं बेलदार सब्जियों पर। और डॉक्टर तुषार, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी, बेलदार सब्जियों में आपने बताया सर मुख्य रूप से कौन कौन सी सब्जियां हैं। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि इन सब्जियों की तैयारी किस प्रकार से करें। अगर हमारे किसान ये फसलों की बुआई करना चाहते हैं तो किस प्रकार से इसकी प्रिपरेशन करें वो? मैं अभी पहले ही बताया था कि जो अभी जो किसान अभी बोने के जा रहे हैं उसमें से आप जानते होंगे कि इसका जो मिट्टी है वो उसका जो आप जहाँ पे इसको बुआई कर रहे हैं उसमें 6.5 से 7 सेंटीमीटर 7 का pH होना चाहिए। और उसके साथ साथ अभी गर्मी में बहुत सारे गर्मी पड़ रहा है, तो आपको जो बुआई करना पड़ेगा नाली में जहाँ पे बुआई करें जिसमें कम पानी उसका लगता है। और जैसे कि आप छोटे बेल वाली सब्जी है उसमें से आपको जैसे कि करेला है या तरबूजा है या फूंक है, ककड़ी है, इसमें आप इसको काम कर सकते हैं, जो कि नाली से नाली जो दूरी है उसको आप 1 मीटर 1.5 मीटर तक रख सकते हैं। लेकिन बड़े बेल वाली जो सब्जी है उसमें से आपको कम से कम 2.5 से 3 मीटर तक दूरी रखना पड़ेगा। और पौधे से पौधे जो आपने इसको बुआई करेंगे उसमें से आपको 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर आपको व्यवधान देना पड़ेगा, जिससे कि ज़्यादा बेल वाली सब्जी वाले के 90 सेंटीमीटर और कम जो फैलने वाले बेल वाली सब्जी है उसमें से आपको 45 से 60 सेंटीमीटर तक आप उसके बाद व्यवधान रख सकते हैं। और दूसरा जो बात करना है कि अभी जो है आपका बहुत सारे बीज भारतीय जो सब्जी अनुसंधान संस्थान है या इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में है या आपका IHR बेंगलोर में है, जो आप बेंगलोर से सुन रहे होंगे या साउथ में सुन रहे होंगे, उनकी अलग अलग किस्में हैं, उनसे वो बीज मंगा सकते हैं और बीज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारे किसान भाई जो पहले से ही इसकी नर्सरी बुआई कर चुका है पॉलीथीन हाउस में या पॉली बैग्स में, इसको भी डायरेक्टली उसको भी प्लांटिंग कर सकते हैं। और जो मैंने बताया कि जो बीज है उसको आपको अच्छा बीज लेना चाहिए, जिससे कि आप उसका अंकुरित जो होना चाहिए कम से कम 80 से 90% अंकुरित होने का क्षमता होना चाहिए, जिसके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आगे जो उसका बुआई करने के बाद जो देखभाल करना है, पानी गर्मियों में यदि ज़्यादा ज़रूरत होता है, कभी कभी आपको लू का जब परिस्थिति आता है तो पूरे फील्ड को जो है आपको उसमें पानी को सिंचाई करना पड़ेगा, जिससे कि आपका उसकी जो नोड्स है उसमें भी कुछ रूट्स आती रहती है और जिससे कि उसको भी उसका जो और माइक्रो क्लाइमेट में भी उसका इफेक्ट पड़ता है और इससे कि आपका ग्रोथ जो है वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी होती है और फल भी अच्छे होते हैं और ड्रॉपिंग भी कम होती है। जी जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई। आगे हम पोषक तत्वों के प्रबंधन पर भी बात करेंगे, सिंचाई किस प्रकार से दी जाए और इसके अलावा कीट और बीमारियों का प्रबंधन कैसे करें हमारे किसान ताकि फसलों में नुकसान ना हो। और इसके अलावा जो आज का हमारा पहला विषय है यानी हरी खाद की फसलों के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं डॉक्टर दिनेश से, जो कि हमारे साथ स्टूडियो में है। आपके अगर कोई भी सवाल है तो आप हमें व्हाट्सएप करिए, ईमेल करिए या फिर हमारे टोल फ्री नंबर पर अवश्य कॉल करें। होगी आपसे मुलाकात इस छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहे लोग किसान। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान लाइव फोन इन कार्यक्रम। आज हम बात कर रहे हैं हरे खाद की खेती के बारे में और साथ ही हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे आप कर सकते हैं बेलदार सब्जियों की खेती। ब्रेक से पहले कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने चर्चा की। अगर आपके कोई सवाल है, कोई जानकारी आप चाहते हैं, किसी तरह की समस्या आपको आ रही है, बेलदार सब्जियों को लेकर कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमें अवश्य फ़ोन करें या फिर व्हाट्सएप करें या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। आइए बातचीत को अब आगे बढ़ाते हैं। अब डॉक्टर दिनेश, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इन फसलों की, जो हम हरी खाद की फसलों की बात कर रहे हैं, बुआई का समय कब होता है, कब होता है, और ख़ासतौर पर जो हम ग्रीष्मकालीन फसल की बात करते हैं उसके बारे में जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। बुआई के समय की जहाँ तक बात है, अगर हम ग्रीष्मकाल की जो हरी खाद की फसल है उसकी बात करें तो ये समय पूरा अप्रैल का महीना रहता है और आप 10 मई 15 मई तक भी इसकी बुआई कर सकते हैं अगर आपके पास सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जल्दी बरसात आ जाती है, कुछ क्षेत्रों में प्री मानसून यानी मानसून के पहले भी बरसात आ जाती है। अगर आपके पास 1.5 महीने का भी समय है तो उस 1.5 महीने में आप हरी खाद की फसल को ले सकते हो, क्योंकि इसको उगाने में समय बहुत कम लगता है, खर्चा बहुत कम आता है और इसमें खरपतवारों वगैरह की समस्या भी नहीं होती, ना मोटे तौर पे कोई बीमारी आती, ना कोई ऐसा कीड़ा आता। कुल मिला के इसमें लागत ना के बराबर आती है, बहुत कम लागत आती है और लेकिन इसके फ़ायदे बहुत होते हैं। आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति में ये बहुत अच्छा सुधार लाता है और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके, जो आगे चल के आप इस कार्यक्रम में सुनेंगे इसके बारे में। जी जी बिल्कुल। और बात कर लेते हैं एक कॉलर से, हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कॉलर हैं, हेलो 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 हेलो, नमस्ते मैडम। जी नमस्कार सर, बताएं, अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? महेश से सांगली, महाराष्ट्र। ठीक है महेश जी, अपना सवाल बताइए। रबी सीजन में हम पीला वाटरमेलन लगा सकते हैं क्या? किसमें? रबी सीजन में। रबी सीजन में पीला वाटरमेलन लगा सकते हैं क्या? डॉक्टर साहब से सवाल है। डॉक्टर तुषार जी। डॉक्टर तुषार, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी बताइए। आपको तरबूज नहीं सुन पाया मैंने। हाँ डॉक्टर महेश, वाटरमेलन के तरबूज के बारे में बात कर रहे हैं ना? जी पीला तरबूज रबी सीजन हाँ, में। पीला तरबूज ही लगाना चाहते हैं, इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। हाँ जी, पीला तरबूजा अभी हमारे जो केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक वैरायटी उसको बनाया है, तो उसमें ये जो हम बात करते हैं, जो लाइकोपिन की बात करते हैं, उसमें से ज़्यादा होता है और उसके हिसाब से पीला तरबूजा खाने में भी अच्छा लगता है और आजकल उसमें मिठास भी अच्छा आ रही है। तो कुछ जो प्राइवेट कंपनी है उसमें भी वो जो पीला सब्जी ने उसको किया है, जिसमें बीटा कैरोटीन कंटेंट भी उसमें ज़्यादा अच्छा रहती है, तो इसका उपलब्ध हो सकता है। बट आपको केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से उसको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा और उसको में भी उसका ले सकते हैं। और उसके प्राइवेट कंपनी में भी इसको बनाया है, तो उसको भी आप उसमें लगा सकते हैं। लेकिन पीला जो तरबूजा है उसकी जो लगाने का टाइम है वो ऑलरेडी जा चुका है। आप कौन सा रबी के बारे में जानना चाहते हैं सर? बट आप नॉर्थ में लगाएंगे तो अभी ये नहीं हो पाएगा, ये साउथ में होता है, तो फिर भी आपको जो मैं बताऊं कि अभी हो सकता है कुछ समय, बट फरवरी और मार्च जो है उसी समय से उसको ग्रो करना जरूरी है। जी जी। हमारे साथ एक और दर्शक ने विपिन है, जिन्होंने सागर से कॉल किया है, मध्य प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी विपिन जी, बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते मैम। नमस्कार विपिन जी। जी मैम, मैं ये जानना चाह रहा था कि हरी खाद के बारे में जो डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि बहुत सारे पेड़ों की पत्तियां भी जो होती है ना, भी हम यूज कर सकते हैं हरी खाद के रूप में। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या कौन सी ऐसी पत्तियां हैं जिन्हें हमें खेतों में नहीं यूज करना चाहिए, जिससे हमारे खेत में उल्टा कुछ प्रभाव भी हो सकता है? ऐसे कोई पेड़ों की पत्तियां भी हैं जिन्हें हमें? देखिए कई बार एलिलोपैथिक इफेक्ट हो जाता है, फसलों पे बुरा प्रभाव पड़ सकता है। कुछ फसलें जब मान लीजिए जैसे यूकेलिप्टस की पत्ती हैं, अगर ये ज़्यादा हमारे खेत में मिल जाती हैं तो इनसे नुकसान होता है, तो निश्चित तौर पे आपको यूकेलिप्टस की पत्तियों से बचना है। इसके अलावा और भी बहुत से पौधे हैं, लेकिन हरी खाद के लिए कुछ खास पौधे हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपका ग्लायरिसिडिया एक आता है पौधा, ट्री होता है, पूरा पौधा होता है। इसके अलावा सूबबूल होता है, जो काफ़ी किसान भाई जानते हैं सूबबूल के बारे में। सूबबूल की टहनियाँ, छोटी छोटी टहनियाँ ले सकते हैं आप,
इसके अलावा ग्लाइरिसीडिया की टहनियाँ ले सकते हैं। कुछ खरपतवार भी होते हैं, उनके हरे पत्ते हम प्रयोग में ला सकते हैं। जी जी। तो इन सबको हम मिट्टी में मिला सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सवाल है आपका कि कुछ पौधों के पत्ते नहीं मिलाने चाहिए। जी सर, चलिए इसी से जुड़ा हुआ मैं अगला सवाल भी ले लेती हूँ ताकि इसे हम और विस्तृत तरीके से समझ सकें। जो हरी खाद की फसलें होती हैं उनमें क्या विशेषताएं होती हैं जिसकी वजह से हम उन्हें खेतों में इस्तेमाल करना चाहते हैं, और दूसरा ये कि इनमें कौन कौन सी फसलें आती हैं जो हरी खाद के लिए ही उपयुक्त हैं? जी बिल्कुल। तो विशेषताएं किसान भाइयों को देखनी चाहिए फसल का चुनाव करने में, क्योंकि इसमें 7, 8, 9, 10 तरह की फसलें आती हैं। सबसे पहले है कि फसल की बढ़वार तेज़ी से होती हो, उसमें जो हरा पदार्थ होता है, हरापन आता है, वो बहुत ज़्यादा हरा पदार्थ की मात्रा उसमें उत्पादित होती हो, उत्पादन होता हो, साथ ही साथ वो मुलायम हो, दलहनी फसल हो निश्चित तौर पे, क्योंकि दलहनी फसल से हमारी मिट्टी को नाइट्रोजन भी मिलती है। इनकी गांठों में गांठ होती हैं जो जड़ों में, उनमें नाइट्रोजन का यौगिकीकरण होता है, यानी नाइट्रोजन बढ़ती है मिट्टी के अंदर। और कम पानी चाहने वाली फसल ली जाए, ऐसी फसल ली जाए जिसकी जड़ें गहरी जाती हों, पोषक तत्वों की ज़रूरत कम हो और सूखे में सूखे की सहनशीलता भी। तो इस तरह की फसलों में ढैंचा, सनई, मूंग, उड़द, लोबिया, ग्वार, इस तरह की फसलें इसमें शामिल होती हैं। जी जी। तो ये मुख्य रूप से फसलें हैं जिनके बारे में अभी आपने बताया। और एक कॉलर है, आइए बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। अपना नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? पहले टीवी को म्यूट कर दें। जी एक बार फिर से बताएं, क्या कह रहे हैं? आपकी बात समझ नहीं आ रही। मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। ठीक है, मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं आप। अपना नाम तो बताएं। सुंदरलाल। ठीक है सुंदरलाल जी, अब प्रश्न बताइए। हेलो जी सुंदरलाल जी, प्रश्न बताएं, किस विषय के बारे में जानना चाहते हैं आप? मेरा पत्तियां लगा रखी है। मेरा हरी पत्ती लगा रखी है। सर समझ पा शायद आप पूछ रहे हैं हरी पत्तियां लगा सकते हैं क्या हरी खाद के रूप में? जी बहुत अच्छा है, आप हरी पत्तियां लगा सकते हैं। अभी बात हो रही थी तो इसमें आपको ग्लाइरिसीडिया नाम का पौधा आता है, और मोटे तौर पे हालांकि दक्षिण भारत में होता है, लेकिन उत्तरी भारत में सुबबोल की पत्तियां आप प्रयोग में ला सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई मुलायम, अगर उसमें वुड ना हो, लकड़ी ना हो, उसमें बहुत ही मुलायम टहनियाँ अगर हैं आपकी, तो उनको हरी खाद के रूप में आप प्रयोग में ला सकते हैं। जी जी बिल्कुल। अब डॉक्टर तुषार, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे हम बेलदार सब्जियों की खेती की बात कर रहे हैं, तो इसमें बीजोपचार कितना महत्वपूर्ण है, और अगर बीजोपचार करना है तो किस प्रकार से करें? हाँ जी, तो जरूर है। आप बीज का जो आप करेंगे उसमें जरूर है कि जो हमारे किसान भाई ने उसको कर रहे हैं, बीजों का उपचार जरूर करना चाहिए। जैसे कि आपके 2 ग्राम आपका फेविस्टिन लेके फिर पानी 1 लीटर पानी में घोल करके फिर उसके जितने हमारे जो बीज है 1 kg 2 kg 3 kg उसी हिसाब से आपका मात्रा बढ़ा के और उसके हिसाब से आपका पानी मिला के भी उसको बीज उपचार कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, उसमें जब जानते होंगे कि ये जो बेल वाली सब्जी है, इसको बीज उपचार से पहले कम से कम 8 से 16 घंटा तक उसको पानी में भिगो देना चाहिए, जिससे कि आपका जल्दी ही जर्मिनेशन हो सकता है, और उसके बाद बीज उपचार करके फिर उसको भी आप अपने लगा सकते हैं, जिससे कि आपका जो सॉइल में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जैसे बैक्टीरिया है, फंगस है, इसके भी आप उसको बचा सकते हैं। और आगे जो क्रॉप जो सीडलिंग बनता है उसमें जब जर्मिनेशन हो जाता है उसको भी आप उसको रोकथाम कर सकते हैं। तो किसान भाई इसको जरूर ध्यान देना जरूरी है, और इसको आप ये बीज उपचार करना जरूरी है। जी जी बिल्कुल। तो इस प्रकार से बीजोपचार हमारे किसान कर सकते हैं ताकि आगे किसी तरह की समस्या फसल में ना आए, बीमारियों से भी इससे आप बचा सकते हैं अपनी फसल को। डॉक्टर दिनेश, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि खेत की तैयारी हरी खाद के संदर्भ में अगर हम बात करें तो खेत की तैयारी कैसे करें, और जब हम हरी खाद के लिए खेत की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है? निश्चित तौर पे गर्मियों का समय है, तो खेत की तैयारी करने से पहले
आपको एक पानी उसमें लगाना पड़ेगा। अगर बरसात नहीं हुई है, कुछ इलाकों में बारिश भी हो जाती है, और अगर सही नमी उसमें बैठ गई है मिट्टी में आपकी, तो उसके बाद फिर आप तुरंत एक जुताई गहरी जुताई करें। इसके बाद पाटा ज़रूर लगाते रहें, और एक या दो जुताई कल्टीवेटर या हैरो से या देसी हल से कर दें, और पाटा लगा के तुरंत उसमें आप बुआई कर दें। बुआई आपको पंक्तियों में करनी है, और साथ ही साथ जैसे अभी बीज उपचार की बात हो रही थी, तो यहाँ भी बीज उपचार बहुत ज़रूरी होता है। ख़ास करके अगर आप कोई दलहनी फसल हरी खाद के रूप में ले रहे हैं और उसको पहली बार नए खेत में लगा रहे हैं, तो एक राइजोबियम का टीका होता है, एक जीवाणु होता है जिसका लगाना ज़रूरी होता है। तो इस टीकों को आप लगाएं। इसके हर फसल के अलग अलग टीके आते हैं। आपको 10 किलो बीज में सिर्फ 200 ग्राम ये टीका लगता है। करना क्या है आपको कि 1 लीटर आप पानी लें, उसमें 100 ग्राम चीनी या 100 ग्राम गुड़ डाल दें और 4-5 ग्राम गोंद डाल दें। इसके बाद उसे उबाल लें। उबालने के बाद ठंडा कर लें। फिर इसमें आप 200 ग्राम जो पैकेट है अच्छी तरह से मिला दें। फिर जो 10 किलो बीज है, मान लीजिए अगर 10 किलो है तो उसमें ये टीका पर्याप्त होगा। फिर बीज पे आप अच्छे से उसको रगड़ के मिला दें, एक परत सी चढ़ जाएगी। इसके बाद उसको आप सुखा लें। फिर आप जो बुआई है इसकी आप आसानी से कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जड़ों में गांठें अच्छी बनती हैं, और साथ ही साथ उसकी जो नाइट्रोजन यौगीकरण की क्षमता है, फिक्सेशन है, वो उसमें बढ़ता है। यानी ये लाभकारी साबित होगा। जी जी बिल्कुल, तो ये लाभकारी ऐसे साबित हो सकते हैं। और हम बात कर रहे हैं बेलदार सब्जियों की, हरी खाद की फसलों के बारे में। आपके कोई भी सवाल है आप हमें ज़रूर ईमेल करें, व्हाट्सएप करें, कॉल भी करें। हम आपसे मुलाकात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप अपने सवालों के साथ तैयार रहें। हेलो किसान में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। हेलो किसान में अगर आप अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यानी कार्यक्रम अभी आपने देखना शुरू किया है, तो आज के विषय के बारे में एक बार फिर से आपको जानकारी दे दें। आज हम बात कर रहे हैं हरी खाद फसलों की बुआई के बारे में, और साथ ही कैसे हमारे किसान बेलदार सब्जियों की भी इस सीज़न में, इस मौसम में खेती कर सकते हैं। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आप अपने सवाल ज़रूर भेजें, हमें व्हाट्सएप करें, ईमेल करें, या फिर हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर तुषार के पास चलते हैं। डॉक्टर तुषार, अब बेलदार सब्जियों की हम बात करें तो इनमें कौन कौन से मुख्य रूप से बीमारियाँ और साथ ही कौन कौन से कीटों का इसमें खतरा रहता है? देखिए, जो बेल वाली सब्जी गर्मी में और या बरसात में होती है, तो उसको बहुत उसी समय ही आपका बहुत सारे जो कीड़े और बीमारी आते रहते हैं। तो ज़्यादातर आप बात करते हैं कि 2 कीड़े सबसे मुख्यतः उसमें आता है, जिसका कहते हैं कि कद्दू का लाल कीड़ा, जो कि आपको रेड पंपकिन बीटल कहते हैं, और दूसरा है कि आपका सफ़ेद मक्खी, जो कि व्हाइट फ्लाई कहते हैं। देखिए, सफ़ेद मक्खी जो है ये बहुत सारे प्रॉब्लम करता है, क्योंकि उसमें जो वायरस है उसको वाहक है, और उसको एक पत्ते से दूसरे पत्ते और दूसरे प्लांट से जाता है, तो उसमें वाहक रूप से उसको फैलाता है, जिससे कि आपको कंट्रोल करना जरूरी है। सफ़ेद मक्खी जो आप आजकल आपको फील्ड में भी अभी तक जो किसान पहले भी कर चुके हैं, उनको जानते होंगे कि उसमें पूरे वायरस फैल जाता है, और वो जो पत्ते हैं जो पूरे सिकुड़ जाते हैं और येलोइंग हो जाते हैं, फिर उसमें पूरे पौधे को जो भी नष्ट कर देता है। इसके लिए आपको जो है इमिडाक्लोपरिड नामक दवाई जो कि स्प्रे करना पड़ेगा। 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल करके आप उसको स्प्रे कर सकते हैं। और इसको आपको करना जरूरी है, क्योंकि हर
10-15 दिन के व्यवधान में भी उसको स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि आपका सफ़ेद मक्खी आना नहीं चाहिए। दूसरा बात मैं पहले बताया था कि जो लाल कीड़ा होता है, लाल कीड़ा होता है जो कि कद्दू लाल कीड़ा कहते हैं, रेड पम्पकिन बीटल, ये शुरुआत में आता है जब बीज अंकुरित हो जाता है। उसके बाद 2 पत्ती का जब बीज होता है, उसी कॉटिलेटर स्टेज में आप उसको कहते हैं, उसमें भी ये जो ये मक्खी मतलब ये कीड़ा आता है, उसको आप एजाक्टिलेटेड नामक एक दवाई जो कि 300 ppm या आपको आप और बहुत सारे जो दवाई है, जैसे आपको ट्राइक्लोरोफॉस या ट्राइक्लोरोफॉस नामक दवाई जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिसका कि आप 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल करके भी उसको स्प्रे कर सकते हैं। और ये उसके बाद फिर जब पत्ते बढ़े जाते हैं, बेल चल जाता है, तो फिर ये जो कद्दू जो कीड़ा है वो नहीं आ सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि पाउडरी मिल्ड्यू और डिजीज की जब बात करते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू डाउनी मिल्ड्यू सबसे ज़्यादा आती है उसमें, तो इसलिए सल्फेक्स भी आप दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं पाउडरी मिल्ड्यू के लिए, जिसके आपका जिनेप नाम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में स्प्रे करके उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और आपका जब डाउनी मिल्ड्यू सिम्टम आ जाती है तो आप उसमें से आपका जो माइक्रोजैप दवाई को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके भी उसको छिड़काव कर सकते हैं। तो बहुत सारे किसान भाई आप जानते होंगे कि आपका इसको रोकथाम करने के लिए भी हमारे बहुत सारे रेजिस्टेंट वैरायटी भी डेवलप किया गया है। बहुत सारे इसी पंपकिन और जो कद्दू और ये सब्जियों में उसके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बहुत सारे संस्थान में भी ये सब जो वैरायटी डेवलप किया गया है उसको भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और उसमें से ये जो आपका कीड़े या आपका डिजीज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा चीज़ हम ये बात करेंगे कि इसके लिए भी आपका IPM टेक्नोलॉजी जो कीड़े के लिए भी हो चुका है, क्योंकि जो मैंने अभी सफ़ेद मक्खी का बात कर रहा हूँ, इसमें भी आप जानते हैं कि ये रोग फैलाता है, और पहले से जब आप शुरू हो जाता है इसको, फिर उस पौधे को फिर उखाड़ के भी फेंक देना जरूरी है, क्योंकि जब उसी फल जो सब्ज मक्खी फिर दूसरे पौधे में जाता है फिर उसको रोग संक्रमण करता है। तो इसके लिए आप शुरुआत में उसके पौधे को उखाड़ के फिर गड्ढे में उसको लगा के फिर मिट्टी लगा दें, तो फिर उसका रोग संक्रमित नहीं हो सकता है। तो IPM टेक्नोलॉजी का माध्यम से भी बहुत सारे चीज़ हमारे पास है। दूसरा कि फ्रूट फ्लाई जो है वो भी बहुत आता रहता है। आप कद्दू वर्गीय सब्जी में ज़्यादा देता है, आपने करेला हो, लौकी हो, तरबूजा हो, खरबूजा हो, इसमें सब में जो फल मक्खी आता है उसको भी आपको कंट्रोल करना जरूरी है। आजकल बहुत सारे फेरोमोन ट्रैप यूज कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप जैसे दवाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और गुड़ के ट्रैपिंग सिस्टम बना के भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आप गुड़ और कुछ जो दवाई दे के फिर उसको हर एरिया के हिसाब से आप मिट्टी बर्तन में गुड़ और उसका घोल बना के फिर उसको रख सकते हैं, जिससे कि वो जो फल मक्खी आएगा और उसमें से गिर के फिर मर जाता है। तो बहुत सारा IPM टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे सर एक सवाल आया है, आप काम कर सकते हैं। जब ऑर्गेनिक खेती की जो बात करेंगे तो जरूर हम लोग को जो नीम का पेस्टिसाइड्स हो और कुछ पेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो रोग प्रतिरोधक के लिए अब बायो पेस्टिसाइड्स भी अवेलेबल है, जैसे ट्राइकोडर्मा की बात करेंगे। सर सवाल आया एक बेलदार, जी डॉक्टर तुषार, बेलदार सब्जियों से जुड़ा एक सवाल है, हमारे दर्शक हैं और इनका नाम है दुर्गेश वर्मा, ये मध्य प्रदेश से हैं, राजगढ़ से इन्होंने हमें ये व्हाट्सएप सवाल भेजा है और ये जानना चाहते हैं अप्रैल मई में बेलदार सब्जियों में गिलकी की कौन सी किस्म का चयन करें। गिलकी माने तोरी, तोरी का मतलब हुआ सर ये गिलकी लिखा है राउंड गार्ड। हाँ जी, गिलकी की कौन सी किस्म का चयन करें, ये दर्शक हमारे हैं मध्य प्रदेश से, राजगढ़। थोड़ा सा उसको सुनाई नहीं हो पा रहा, थोड़ा सा आवाज कट रहा है, तो बता देंगे थोड़ा सा। हो सकता है तुरई हो बेहरा साहब। हाँ गिलकी लिखा इन्होंने कि कौन सी सब्जी, इसकी किस्म कौन सी ले, अच्छी किस्म कौन सी। राजगढ़ से है ये, मध्य प्रदेश से, दुर्गेश वर्मा। इसमें एक्चुअली मैं सुनाई नहीं दे रहा ठीक से ना, तो इसमें तोरी क्या कह रहे हैं आप? तोरी की बता दीजिए। हाँ जी सर, तोरी बता दें। नहीं, बहुत सारे किस्में हैं, बहुत सारे सब्जियों में बहुत सारे नाना प्रकार की किस्में, मतलब मध्य प्रदेश की जो स्थितियां है, हाँ। उसमें आपका पूसा नवीन है, पूसा संदेश है, और काशी गंगा है, और करेला में आपका जैसे आपका पूसा दोमोस भी है, पूसा विशेष है, और इसके साथ साथ काशी का भी वैरायटी है, काशी मयूरी है,
और इसके भी और आप तोरी की बात करेंगे तो काशी श्रेष्ठा है, इसके भी आप हाइब्रिड्स हमारे तोरी में भी डेवलप किया गया है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और खीरा में आपका बात करेंगे तो काशी नूतन है और हमारे पूसा उदय है, जी जी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है सर, एक कॉलर है, कॉल ले लेते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो, राजेश है राजस्थान से। राजेश जी स्वागत है आपका, बताइए। जी राम राम, बताएं क्या सवाल है। सवाल ये है कि हरी खाद अभी जो गर्मी का मौसम है उसमें कम पानी में कौन सी हरी खाद लगा सकते हैं? कम पानी में कौन सी हरी खाद ले सकते हैं? देखिए कम पानी में निश्चित तौर पे ग्वार से बढ़िया कोई हरी खाद नहीं होगी और आप ग्वार का प्रयोग करें। बीज थोड़ा इसमें ज़्यादा लगता है, करीब 50-55 किलो बीज आपका 50 किलो मान लीजिए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगेगा, तो एकड़ में आपको करीब करीब 20 किलो बीज लगाना पड़ेगा। आप बेखटक होकर ग्वार की जो है हरी खाद लगाइए, बड़े आसानी से आपके क्षेत्रों में हो जाएगी। जी जी। और एक हमारे पास सर अब एक कुछ सवाल आए, मैं उस सवालों से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि खेत की तैयारी की विधि क्या है, कैसे उसको लेकर सावधानी बरते, आपने बता दिया। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बीज दर क्या होनी चाहिए और बुआई की विधि किस तरह से अपनानी चाहिए हरी खाद में? दोनों बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक बीज दर की बात है, मैं 2-4 जो प्रमुख फसलें हैं उनके बारे में बता देता हूँ आपको। जैसे ढैंचा है, ढैंचा लवणीय क्षारीय मृदा में भी हो जाता है, लेकिन वहाँ पे बीज आपको ज़्यादा लगाना पड़ता है। वहाँ पे आपका बीज 60 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगेगा। अगर सामान्य मृदा है तो वहाँ पे 50 से 60 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगेगा। और आपकी लोबिया की फसल है तो उसमें 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगेगा। उड़द या मूंग की फसल है तो उसमें 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको बीज दर का प्रयोग करना है। तो इस तरीके से। और दूसरा, बुआई की विधि आपको ज़रूरी है कि आप पंक्तियों में इसकी बुआई करें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी आपको 30 सेंटीमीटर के आसपास रखनी है। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कई बार आप छिटकवा विधि से जो बोते हैं फसल को, तो उसमें कुछ बीज तो आपका ज़्यादा गहरा चला जाता है और कुछ ऊपर रह जाता है। ऊपर वाले को चिड़िया खा जाती है, सही नमी नहीं मिल पाती, और नीचे वाला आपका जम नहीं पाता। तो कुल मिला के 3 से 4 सेंटीमीटर के आसपास इसकी आप गहराई रखें बुआई की, इससे ज़्यादा गहराई ना करें और नमी जरूर आपकी मिट्टी में हो। जी, एक और सवाल हमारे पास बेलदार सब्जी से जुड़ा हुआ आया है। डॉक्टर तुषार, हमारे दर्शक हैं तरुण और ये जानना चाहते हैं क्या खारे पानी में बेलदार सब्जियों की फसल ले सकते हैं, और अगर हाँ तो कौन से? देखिए, खारा पानी में तो लेना मुश्किल है जी, लेकिन अभी हम लोग एक ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया है जिससे कि जो रूट स्टॉक है वो खारा पानी में हो सकता है, जिसका नीचे जो जड़ है वो आपका, जैसे आपने कद्दू वर्गीय सब्जी में लगाते हैं तो उसमें पेठे का भी आप रूट स्टॉक यूज कर सकते हैं, लौकी का रूट स्टॉक यूज कर सकते हैं, और एक हाइब्रिड आता है जो कि कद्दुओं में हाइब्रिड आता है जिसका कि आप रूट स्टॉक यूज कर सकते हैं, जिसके आप कहते हैं कि जड़ होगा आपका ये सब जो मैंने बताऊं कि जो प्रतिरोधक क्षमता होगा जिसमें से सैलिनिटी सॉल्ट के हिसाब से, और उसका ऊपर जो है आप कोई सा भी वैरायटी उसको साइड को ग्राफ्टिंग करना पड़ेगा। तो इसके माध्यम से हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, जैसे तमिलनाडु यूनिवर्सिटी है, हमारे यहाँ पे भी जैसे भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है या और IHR बैंगलोर में भी ये सब उसको शोध किया गया है, जिसके माध्यम से आप इसका रूट स्टॉक लेके फिर ग्राफ्टिंग का तकनीकी लेके, हमारे पास तकनीकी भी है और इसके साथ साथ लोगों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे कि आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, और ग्राफ्टिंग को लेके फिर उसका आप खेती आप जहाँ पे खारा पानी है वहाँ भी यूज कर सकते हैं, और जहाँ पे सॉइल भी खारा जो pH है उसमें भी ज़्यादा मात्रा में खारा मिलेगा उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ कभी कभी आपने कहाँ पे जहाँ पे कुछ विल्ट सिम्टम्स आता है, जैसे कि बहुत सारे खरबूजा है, खरबूजा में उसमें विल्टिंग सिम्टम आता है, उसके भी हमारे जो रूट स्टॉक है उसको हम यूज कर सकते हैं और उसके आगे लेके फिर आप अपना खेती कर सकते हैं। जी जी, ठीक है सर। एक हमारे पास हरी खाद से जुड़ा हुआ सवाल आया डॉक्टर दिनेश, ये हमारे दर्शक हैं अभय सिंह, और इन्होंने हमें औरैया उत्तर प्रदेश से ये व्हाट्सएप सवाल भेजा है। ये जानना चाहते हैं क्या तिल को भी क्या हम हरी खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, तिल की फसल खरीफ में ली जाती है और खरीफ में आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा क्योंकि इसमें हरे पदार्थ की जो पैदावार है उतनी नहीं हो सकती जितनी ढैंचे या सनई में हो सकती है, तो आप कोशिश करें कि ढैंचा या सनई लें। दूसरी बात यह है कि तिल दलहनी फसल नहीं है, तो इससे आपको लाभ कम मिलेगा। अगर सिर्फ आप
हरी खाद के लिए ले रहे हैं तो आप दलहनी फसल को लें, तिल की फसल को आप ना लें। जी जी बिल्कुल। और सर इसी से जुड़ा अगला मैं अब सवाल करती हूँ, हरी खाद से जुड़ा हुआ। मैं जानना चाह रही हूँ कि हरी खाद की जो फसलें हैं इसमें सिंचाई प्रबंधन किस तरीके से किया जाए, इसके अलावा उर्वरक किस तरीके से दिया जाए, इसके बारे में क्या कहेंगे? जैसा कि बार बार बात हो रही है कि गर्मियों का मौसम है तो बिना पानी के, बिना सिंचाई के हरी खाद नहीं ली जा सकती। पलेवा शुरू में करते हैं वो तो चाहिए आपको, इसके अलावा कम से कम 1 या 2 पानी देने की ज़रूरत और पड़ेगी। चाहे ढैंचा हो, चाहे सनई हो, चाहे कोई और फसल हो, तो आप अगला पानी कम से कम 20-25 दिन बाद दें अगर बरसात ना हो और सकता है एक ही पानी से आपका ढैंचा हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि ढैंचे में भी आपको 2 पानी लगाने पड़ सकते हैं। पहला बुआई के 20 से 25 दिन बाद लगाएं और दूसरा बुआई के 40-45 दिन के आसपास पानी लगाएं, तभी ये फसलें कामयाबी से हो सकती हैं। अगर बीच में बरसात होगी तब आपको पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। उर्वरक प्रबंधन इसमें ज़रूरी होता है, खास करके जो फास्फोरस होता है उसका प्रयोग अच्छा रहता है। इसमें आप 30 से 40 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग कर दें। आप डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं, सबसे आसान होता है 100 किलोग्राम डीएपी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल सकते हैं। कई बार किसान भाई रॉक फास्फेट का भी प्रयोग इसमें कर सकते हैं। रॉक फास्फेट भी एक उर्वरक होता है जिसमें फास्फोरस बहुत धीमी मात्रा में उपलब्ध होता है, धीरे धीरे उपलब्ध होता है, लेकिन इधर अगर आप रॉक फास्फेट डाल देते हैं तो बाद में उसकी फास्फोरस की उपलब्धता को भी ये बढ़ा देता है। जी, तो इस तरह से जी सर, एक कॉलर आए हैं, हम उनका कॉल ले लेते हैं। अमरेंद्र कुमार जी हैं फोन लाइन पर। जी अमरेंद्र जी, स्वागत है हेलो किसान में। बताएं क्या प्रश्न है? लखीसराय बिहार से आप। जी जी बताइए। ढैंचा का बीज कहाँ से हम लोग ले सकते हैं? ढैंचा का बीज कहाँ से? मिले? ठीक है सर। और बीज दूसरा है कि गर्मी के समय में जैसे तो बेलदार सब्जियों के बारे में बता रहे हैं डॉक्टर साहब। जी जी। लेकिन क्या हम धनिया का हरा मतलब चटनी उटनी टाइप के लिए जो दिखता है उसकी खेती कर सकते हैं गर्मी में? हरी धनिया की खेती आप जानना चाह रहे हैं? हाँ, हरा धनिया। ठीक है, हरा धनिया। ठीक है, पहला सवाल सर ढैंचा से जुड़ा हुआ था, कहाँ से बीज प्राप्त ढैंचे करें? का बीज देखिए, बीज ढैंचे का आप राष्ट्रीय बीज निगम के अलग अलग कार्यालय होते हैं, इनकी शॉप्स होती हैं, इनकी दुकानें होती हैं, वहाँ से जी बिल्कुल NSC राष्ट्रीय बीज निगम से आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आपके नज़दीकी जो कृषि विश्वविद्यालय हो वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। और मोटे तौर पे ये देखा जाता है ढैंचे के बारे में कि किसान से किसान को ढैंचा ज़्यादा दिया जाता है, तो आप अपने गांव में आसपास जो दूसरे किसान हैं उनसे भी आप पहले संपर्क करें, क्योंकि इसमें ढैंचे में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही इतनी किस्में हैं इसकी अलग अलग। एक जो देसी ढैंचा होता है आपका सस्बेनिया एक्यूलियाटा, इसी को हम लगाते हैं और इसका जहाँ से भी आपको बीज मिल जाए उस बीज का आप प्रयोग कर सकते हैं। कोशिश करें किसी किसान से आप पूछ लें। साथ ही साथ बीज में आपको ध्यान रखना है कि घुना हुआ ना हो, ज़्यादा पुराना ना हो, उसका अंकुरण की आप जांच कर लें। 10-12 बीज लेके एक मिट्टी के चिराग में रख के हल्का पानी डाल दें और अंकुरण टेस्ट कर लें उससे। जी जी बिल्कुल। चलिए इसी के साथ ही हमारे लिए यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे। अगर आपको कुछ सवाल है तो जल्द से जल्द हमें भेजें। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे DD किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में पहुंच गए हैं, तो जल्द से जल्द हमें कॉल करें, व्हाट्सएप करें या फिर ईमेल भी करें। आज हम बात कर रहे हैं हरी खाद की फसलों की खेती के बारे में और साथ ही कैसे हमारे किसान बेलदार सब्जियों की खेती कर सकते हैं। आइए चलते डॉक्टर तुषार के पास। डॉक्टर तुषार, अब आपसे जानना चाहेंगे, कुछ हमारे किसानों की शिकायत रहती है कि जो बेलदार सब्जियाँ हैं इनके फूल झड़ने लगते हैं कुछ समय बाद और जिसका असर उनकी उपज पर पड़ता है, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है और क्या करना चाहिए किसानों को? देखिए, उसमें दो चीज होती है। एक तो आप जानते हैं कि ये गर्मी का फसल है। हाँ जी सर। और इसमें थोड़ा सा कभी पानी का अभाव हो जाए, जैसे अभी बात कर रहे थे अभी हमारे दूसरे एक्सपर्ट की, जो पानी का जैसे अभाव हो जाए तो उसमें से फल, जो फूल और फल दोनों ही झड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें हर गर्मियों के टाइम में आपको उचित मात्रा में पानी और नाली में भी पानी और जहाँ पे भी आप पानी दे रहे हैं या ड्रिपिकेशन सिस्टम से पानी दे रहे हैं तो उसको देना जरूरी है। जो मिट्टी में नमी बना रहना चाहिए जिससे कि आपका फल आप उसको रख सकते हैं। दूसरा कारण होता है कि जब उसका परागण नहीं हो पाता है, क्योंकि देखिए जब बहुत सारे गर्मियों का फसल है जिसमें कि ये जो हमने बेल वाली सब्जी बात कर रहे हैं, इसमें पर परागण होता है और उसमें जो मधुमक्खी आते हैं उसमें से परागण होती है। तो ये क्या करते हैं, जब सुबह सुबह ये लोग फील्ड विजिट कर लेते हैं, लेकिन जब गर्मी हो जाता है 8, साढ़े 8, 9 बजे तक फिर ये फील्ड से निकल जाते हैं। तो बहुत सारे सब्जी है कि जो परागण का समय जो है वो है कम से कम कभी 10-11 बजे होता है। जैसे लौकी है, अब ये 10-11 बजे 12 बजे के बाद उसका फूल खिलता है और उसमें से परागण का समय होता है। उस समय से वो मधुमक्खी नहीं मिल पाता है, तो उसके वजह से वो फिर ये आप जो फल जड़ जाता है। तो इसके आपको ध्यान पड़ेगा कि नमी जब अच्छे रहेगा, मॉइस्चर, क्लाइमेट, वेदर जब ठीक रहेगा तो आपका मधुमक्खी का जो विजिट है फील्ड में वो भी अच्छा होता है और परागण भी उससे अच्छा हो सकता है। तो इन दोनों कारण को आपको देखना पड़ेगा, उसमें से हिसाब से आपका जो जमीन में आपका जो नमी बना रहना चाहिए, उसको माइक्रो क्लाइमेट ठीक होना चाहिए, जिससे कि आप ये फल का जो समस्या, फल गिरने जो समस्या है जी सर। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तुषार हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेलदार सब्जियों पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आइए बात करते हैं, हमारे एक दर्शक हैं डाला राम जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश से कॉल किया है। उनका सवाल लेते हैं। डाला राम जी, स्वागत है हेलो किसान में। बताएं प्रश्न क्या है आपका? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ मैम। हाँ बताएं जी, सवाल बताइए अपना। जी डालाराम जी, सवाल बताएं। चलिए, शायद हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, अब उनकी हम तक ठीक से नहीं आ रही है। सर, बेलदार सब्जियों की हमने काफ़ी बातें की, काफ़ी दर्शकों के सवाल आए। अब हम जो हरी खाद है उस पर बात करते हैं। इसे पलटाना कब चाहिए, जो कहते हैं कि ताकि वो मिट्टी में मिल जाए, तो वो उचित समय क्या होता है? जी बिल्कुल, देखिए ये जो हरी खाद होती है, खास करके अगर आपने ढैंचे की और सनई की लिए, क्योंकि इनकी लंबाई कुछ ज़्यादा होती है, ढैंचे की तो काफ़ी लंबाई हो जाती है। पलटाई का सही समय इसका 55 से 60 दिन है, यानी 2 महीने में तैयार हो जाता है और ये काफ़ी मुलायम होता है उस अवस्था पे। अगर आप पलटाई देर से करेंगे, यहाँ पलटाई का मतलब है उसको नीचे गिराना और फिर मिट्टी में मिलाना, तो उसमें ज़्यादा देर ना करें। 60 दिन के अंदर अंदर ये काम करना होता है, 6 से 8 हफ्ते का। और दूसरा, पलटाई की विधि के बारे में मैं बता देता हूँ किसान भाइयों को। सबसे पहले आप उसमें पाटा लगा दें। पाटा लगा के अगर आपका ढैंचा और सनई है, फसल को नीचे खेत में गिरा देते हैं। फिर आपका डिस्क हैरो या देसी हल। कॉल है सर आपके विषय से जुड़ा हुआ। जी हेलो, भूदेव जी हमारे साथ है फोन लाइन पर, हरियाणा से। भूदेव जी, जल्दी से सवाल बताएं। जी सवाल बताएं भूदेव जी। ये मैं बोल रहा था, आज 18-19 दिन का हो गया ना, 12-13 दिन का मूंग, तो कितना दिन में पानी देना पड़ेगा इनमें? मूंग आपकी 15 दिन की हुई है, अभी जल्दी ना करें आप मूंग में पानी देने की। पहला पानी आप 25 से 30 दिन की जब हो जाए और बरसात ना हो तब आप इसमें पानी लगाएं। अभी पानी लगाएंगे तो उसकी बढ़वार रुक जाएगी, नुकसान होगा फसल में। जी जी बिल्कुल। अब सर जी बिल्कुल, पलटाई की बात चल रही थी उसकी। तो पहले आपने मूंग और ये जो ढैंचा और सनई है उसमें आपने फसल को नीचे गिरा दिया पाटा लगा के। फिर आप उसमें जो आपका मिट्टी पलटने वाला हल होता है या डिस्क हैरो होती है या कल्टीवेटर होता है, जो भी यंत्र आपके पास हो, उससे आप गहरी जुताई करें।
गहरी जुताई करके उसको मिट्टी में मिला दें। हैरो अच्छा रहता है, हैरो से क्या होता है छोटे छोटे टुकड़ों में कट भी जाती है और नीचे मिट्टी में मिल भी जाती है। और आपको ध्यान ही रखना कि गहराई में इसको दबाना है, कम से कम 15 से लेकर 20 सेंटीमीटर गहराई तक जाना चाहिए। जितना ज़्यादा मिट्टी में मिलेगा उतना जल्दी आपकी हरी खाद गल सड़ जाएगी। और फिर इसके बाद बरसात हो जाए तो अच्छी बात है, बरसात नहीं होती तो आप इसमें खेत में पानी लगा दें, जी जी। वो जल्दी गल सड़ जाएगी आपकी जी जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने भी हरी खाद पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और हमें पूरी आशा है कि हमारे किसानों को काफ़ी लाभ होगा इससे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले अंक का विषय क्या रहने वाला है आइए डालते हैं इस पर नजर। अगले अंक के हेलो किसान का विषय होगा मोटे अनाज की खेती और साथ ही बात करेंगे गन्ने में लगने वाले मुख्य कीट व उनका नियंत्रण। और अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। आप अपने सवाल हमारे कॉल सेंटर नंबर पर कॉल कर रिकॉर्ड भी करवा सकते हैं। हमारा कॉल सेंटर नंबर नोट करें, डीडी किसान हेलो किसान का कॉल सेंटर नंबर 1800113060 यानी 18001800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करें, अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। चलते चलते एक और जानकारी दे देते हैं कि आप हमारा ये कार्यक्रम यानी हेलो किसान हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें या फिर @DD किसान चैनल जो कि हमारा यूट्यूब ID है, इसे भी आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं। DD किसान को सब्सक्राइब करें। जो भी कार्यक्रम आपको पसंद आए लाइक ज़रूर करें और कमेंट के माध्यम से आप अपने सवाल अपना फीडबैक भी हम तक पहुँचा सकते हैं। यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।